स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वित्तीय विवरण की तकनीक यानी टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ एनालिसिस में हम पहले पढ़ चुके हैं। वित्तीय विवरण का विश्लेषण एक संस्था की स्थिति एवं निष्पादन की उत्तम जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से वित्तीय विवरण के विभिन्न घटकों के माध्यम का संबंध मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम पहले पढ़ चुके हैं वित्तीय विश्लेषण से क्या तात्पर्य है। आज हम देखेंगे सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस यानी इसका वित्तीय विश्लेषण में क्या महत्व है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण एवं निवर्तन के व्यावसायिक संस्था के हित में रखने वाले प्रत्येक पक्षकार संस्था की क्रियाकलापों के बारे में अपना दृष्टिकोण से निर्णय लेने की स्थिति में हो जाता है। इस संबंध में वित्तीय विवरण विश्लेषण के निम्न आधार पर हम मूल्यांकन कर सकते हैं। पहला, तथ्य का प्रकटीकरण। दूसरा, प्रभावी निर्णय। तीसरा है प्रभावी संचालन एवं नियंत्रण। चौथा, इसका जो महत्व है वो नियोजन उपकरण है ये। पांचवा, कार्यकुशलता तथा तुलनात्मक अध्ययन। और छठा है हित रखने वाले पक्षकारों की आवश्यकता की पूर्ति। अब हम बात करेंगे यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिबेंचर्स क्या रोल है उसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यानी इसके महत्व में इम्पोर्टेंस ऑफ डिबेंचर्स यानी डिबेंचर्स का क्या हित है उसके बारे में जानकारी है। फिर इन्वेस्टर्स के लिए क्या महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट में किस प्रकार से उपयोगी है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय यानी जो कर्मचारियों है उनके हित के लिए किस प्रकार ये सहायक है, कैसे योगदान है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि जो प्रबंध का है, संस्था के प्रबंध में किस प्रकार से फाइनेंशियल टूल्स को, टेक्निक्स को यूज करके काम में लिया जाता है। अब बात करेंगे हम टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अगर हम बात करें तो आपको जैसे मालूम है वित्तीय विश्लेषण के लिए सर्वप्रथम उसके जो उद्देश्य अनुसार वित्तीय विवरणों की पुनर्संरचना की जाती है। इसके पश्चात इसके क्षैतिज और लंबवत संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एक क्षैतिज और लंबवत संबंधों का अध्ययन करने के लिए जिन तकनीकों का उपयोग किया जाता है उन्हें वित्तीय विवरण की तकनीक्स कहा जाता है। इसमें प्रमुख है, पहला है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी तुलनात्मक वित्तीय विवरण। इसमें हम देखेंगे तुलनात्मक वित्तीय विवरण में वह विवरण है जिसमें अनेक वर्षों से संबंधित लेखांकन संबंधों की व्यक्तिगत मदों में निक्षेप या सापेक्ष दोनों को सम्मिलित करते हुए संक्षिप्त करके प्रस्तुत किया जाता है। इन विवरणों में दो या दो से अधिक वर्षों के समंक निकटवर्ती स्तंभों में रखकर प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि समंकों की सही परिप्रेक्ष्य में सामयिक तुलना आसानी से की जा सके। तुलनात्मक वित्तीय विवरणों का निर्माण इस तर्क पर आधारित है कि केवल एक वर्ष के बजाय अनेक वर्षों की अवधि कर आरित वितरक अधिक अर्थपूर्ण एवं सार्थक है। कहने का मतलब यह है यानी निक्षेप अंक वृद्धि या कमी निक्षेपित समंकों के प्रतिशत में या वृद्धि या कमी में इसको निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं हम। इसके लाभ होंगे, अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो ये आसान है मूल्यांकन में और आसान है तुलनात्मक मूल्यांकन करने में, दोनों। अगर हम बात करें कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरा है यानी वित्तीय विवरण जो वित्तीय समंकों को लंबवत प्रतिशतों के रूप में दर्शाते हैं, समानाकार विवरण कहलाते हैं यानी कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाते हैं। ऐसे विवरणों में सभी अंकों को विवरण के एक प्रमुख अंक यानी कुल शुद्ध बिक्री अथवा कुल संपत्तियों, कुल दायित्व एवं कुल स्वामियों के स्वामित्व को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करके सामान्य इकाई में परिवर्तन किया जा सकता है। इस तरह वित्तीय विवरण का योग 100 में बदल जाता है और प्रत्येक मद उस प्रमुख अंक के एक अंक के रूप में प्रतिशत कर दर्शाई जाती है, जिसमें मुख्यतः कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज P&L अकाउंट इसमें देखा जाता है। अगर हम बात करें समानाकार लाभ हानि खाता शुद्ध बिक्री की प्रतिशत दर्शाता है जो लाभ हानि खाते में दर्शाई गई लागत या व्यय की प्रत्येक व्यक्तिगत मद का अवशोषित कर ली गई है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में भी मूल चिट्टे की प्रत्येक संपत्ति और कुल संपत्तियों के योग तथा प्रत्येक दायित्व के योग को प्रतिशत में ज्ञात किया जाता है। तो इस तरह से दोनों में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तीसरा है ट्रेंड एनालिसिस यानी प्रवृत्ति विश्लेषण में। इसमें क्या होता है, तुलनात्मक विवरणों में किसी संस्था के 2 वर्षों के वित्तीय विवरणों की मदों में हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे विवरणों में संस्था का रुख उन्नति की ओर है अथवा
अवनति की ओर है। इस बात की जानकारी नहीं मिलती। यह रुख जानने के लिए अनेक वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। एक निश्चित तिथि या अध्ययन की प्रारंभिक तिथि की तुलना से क्रमिक वर्षों में वित्तीय विवरणों की मदों में परिवर्तन के रूप के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने की जो विधि होती है उसे हम ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। इसमें 3 विधियाँ अपनाई जाती है। पहली ट्रेंड परसेंटेज, ट्रेंड रेशियो और चौथी ग्राफिक और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यानी बिंदु रेखे और चित्रमय प्रदर्शन के माध्यम से, तीनों विधियों के माध्यम से इसमें एनालिसिस किया जाता है। चौथा है रेशियो एनालिसिस, यानी अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण में किसी भी व्यवसाय को प्रभावित करने वाले आंतरिक यानी इंटरनल और एक्सटर्नल घटनाएं होती है, उनके परिचालन से संबंधित जितने भी व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों, परिचालनों के प्रमाणों और पूर्व निर्धारित उद्देश्य या लक्ष्य की उपलब्धि को सूक्ष्म एवं सार रूप में प्रस्तुत करने की विधि है। अर्थात अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों की मदों या मदों के समूह में संबंध निर्धारित एवं प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार वित्तीय विवरणों की 2 या 2 से अधिक मदों के बीच परिणात्मक संबंध स्थापित करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। अनुपातों के आधार पर संस्था में संबंध रखने वाली बाह्य पक्ष या विनियोक्ता, अंशधारी, लेनदार आदि को संस्था की आर्थिक स्थिति की मजबूती अथवा कमजोरी की जानकारी मिल जाती है। इसलिए अनुपात विश्लेषण का प्रयोग प्रबंध सहित इन सभी पक्षकारों द्वारा संस्था के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इससे किसी भी संस्था की तरलता स्थिति, दीर्घकालीन शोधन क्षमता, परिचालन कुशलता अथवा लाभदायकता एवं कार्यकुशलता का मूल्यांकन किया जाता है। फिर है हमारा नेक्स्ट है फंड फ्लो एनालिसिस। अगर हम बात करें कोष प्रवाह विवरण में, तो इसमें वित्तीय विवरणों में चिट्ठा होता है, उसका एक निश्चित तिथि पर व्यवसाय की पूंजी, दायित्व, संपत्तियों का चित्र स्पष्ट करता है। लाभ हानि खाता यानी P&L अकाउंट एक निश्चित अवधि में हुए परिचालन परिणामों यानी लाभ और हानि की ओर ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों विवरणों 2 तिथियों के बीच कोषों के आवागमन को नहीं दर्शाते तथा संपत्ति और दायित्वों के मदों में जो परिवर्तन है उनको स्पष्ट नहीं करते। अतः कोषों के विभिन्न स्रोत और उनके विभिन्न उपयोग यानी सोर्सेज एंड यूजेज अथवा धन के आवागमन और आवागमन के जो साधन हैं उनकी जानकारी देने के लिए कोष प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। अगर आप फाल्के के अनुसार बात करें तो कोष प्रवाह विवरण 2 तिथियों के बीच किसी व्यवसायिक संस्था की वित्तीय स्थिति में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करने की एक विधि है। फिर है छठा कैश फ्लो एनालिसिस यानी रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। कोई भी व्यवसाय है उसमें यह जानना आवश्यक है कि किन किन साधनों से रोकड़ प्राप्त हुई है और किन किन मदों पर व्यय की गई है। इनकी जानकारी कोष प्रवाह विवरण से प्राप्त नहीं होती, क्योंकि कोष प्रवाह विवरण में रोकड़ के साथ साथ ऐसे व्यवहारों को भी सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध रोकड़ से नहीं होता। इसलिए लेखांकन अवधि में रोकड़ के आवागमन की जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथक से रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है। अर्थात रोकड़ प्रवाह विवरण किसी दीर्घ अवधि में रोकड़ आवश्यकताओं का निर्धारण एवं उनकी उचित व्यवस्था करने के उद्देश्य से विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत रोकड़ के स्रोतों एवं उसके उपयोग से बनाए गए रोकड़ के प्रवाह का विवरण है। कहने का तात्पर्य है इस विवरण में किन्हीं 2 अवधियों के बीच व्यवसाय के रोकड़ शेष में हुए परिवर्तनों के कारण की व्याख्या की जाती है। फिर है हमारा लास्ट है ब्रेक इवन एनालिसिस यानी कि सम विच्छेद विश्लेषण। इसमें क्या होता है, लाभ की राशि, उत्पादन या विक्रय की मात्रा या प्रति इकाई विक्रय मूल्य तथा मूल्य की लागत यानी स्थिर और परिवर्तनशील यानी वेरिएबल एंड फिक्स आदि कारकों पर निर्भर करती है। अर्थात वस्तु की उत्पादन की जो मात्रा है, उसकी जो लागत है, उसका लाभ है, विक्रय मूल्य में घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे लागत उत्पादन मात्रा पर निर्भर करती है तथा उत्पादन मात्रा अन्य बातों के साथ साथ वस्तु के विक्रय मूल्य एवं उसकी मांग पर निर्भर करता है, जबकि लाभ वस्तु के विक्रय मूल्य एवं लागत पर निर्भर नहीं करता। अतः उत्पादन के जिस स्तर पर
कुल लाभ और कुल विक्रय की राशि बराबर होती है, उस स्तर पर इन कारकों का विश्लेषण करके इनमें आपस में संबंध स्थापित करने की जो तकनीक है उसे हम ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। अब हम बात करें, इस तकनीक की सहायता से व्यवसाय की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका ज्ञात किया जाता है और लागत और विक्रय मूल्य में होने वाले परिवर्तनों पर प्रभाव का जानकारी मिलती है। हम ये कह सकते हैं प्रबंध इस तकनीक का प्रयोग उसके प्रबंध के निर्णयों में करता है। इस तरह से आज के जो हमारे ये बिंदु है, इसकी जो टेक्निक्स है उनके बारे में आपने चर्चा की। आज के लिए इतना ही। कल हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।